Hello friends, I welcome you all to my YouTube channel CA राहुल अग्रवाल क्लासेस। फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने कॉस्ट शीट डिस्कस करी थी। हमने देखा था कि एक एक कंपोनेंट को कॉस्ट शीट में कैसे लिखा जाता है। आज की क्लास में आगे बढ़ते हुए हम कॉस्ट शीट का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बस आप प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए चलते हैं हम अपने चैप्टर पर। अब एक दो चीजें जो हमारे को काम आएगी प्रैक्टिकल क्वेश्चन में, वो ध्यान रखना। पॉइंट्स टू रिमेंबर, जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तो हमें ध्यान रखना है। पहली बात तो क्या है, ओवरहेड्स। मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में एक चीज बताई थी कि ओवरहेड मतलब जो ऊपर का खर्चा हो रहा है, जैसे इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, वो तो ठीक है। बट क्या इनके जो अमाउंट है वो चेंज होते हैं आउटपुट के साथ या वो सेम रहते हैं? मतलब अगर हमने पहले साल, एक साल हमने 2000 यूनिट बनाए, अगले साल बनेंगे 3000 यूनिट, तो क्या ओवरहेड का अमाउंट बदलेगा या उतना ही रहेगा? अब हमें वो डिस्कस करना है। देखिए, जहां तक अमाउंट की बात है तो ओवरहेड्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। एक होते हैं फिक्स्ड और एक होते हैं वेरिएबल। वैसे तो इसके अलावा भी होता है एक सेमी वेरिएबल, वो जब आगे डिस्कस करेंगे तब समझ में आएगा आपको। फिलहाल के लिए आप इतना समझो कि एक फिक्स्ड होगा और दूसरा क्या होगा, वेरिएबल। क्या फर्क है इन दोनों में? देखिए, देखो, ये डाउट ना है कि आप कहोगे कि आपने लास्ट क्लास में तो ये कहा था कि ओवरहेड्स 3 पार्ट में डिवाइड है, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अब ये 2 कैसे हो गए? हाँ, है वो इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस ही, बट उसके अंदर जो अमाउंट आएगा वो फिक्स्ड वाला है या वेरिएबल है या दोनों है? वो तो फर्म टू फर्म डिफर कर सकता है ना। किसी का फिक्स्ड हो सकता है, किसी का वेरिएबल हो सकता है, किसी का हो सकता है कुछ पोर्शन फिक्स्ड हो, कुछ पोर्शन वेरिएबल हो। बट अभी तक आपको शायद ये नहीं समझ में आया होगा ये फिक्स्ड और वेरिएबल है क्या। देखिए, वेरिएबल ओवरहेड्स का मतलब है विच वेरी करें, मतलब चेंज करें, विच वेरी विद द लेवल ऑफ प्रोडक्शन। जो प्रोडक्शन के लेवल के साथ साथ वेरी करे वो कहलाएगा वेरिएबल ओवरहेड्स। फिक्स्ड क्या होगा? विच do not vary with the level of production। क्या मतलब हुआ इनका? देखिए, ऐसे ओवरहेड के खर्चे जो प्रोडक्शन लेवल के साथ साथ चेंज होते रहें। अगर आपको ज्यादा क्वांटिटी बनानी है तो खर्चा ज्यादा लगेगा, कम बनानी है तो खर्चा कम लगेगा। अगर ऐसा है वो खर्चा, तो वो कहलाएगा वेरिएबल ओवरहेड। और अगर ऐसा है कि आप कितना भी बना लो, अमाउंट उतना ही, खर्चा उतना ही आएगा, वो हो जाएगा फिक्स्ड ओवरहेड। नहीं समझ में आया होगा, एग्जांपल के थ्रू समझो। वेरिएबल ओवरहेड क्या हो सकते हैं? देखो, जैसे अगर आप ये एग्जांपल लो कि अगर गाड़ी बनानी है, एक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री गाड़ी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो उनको जो टायर की जरूरत है, अब जितनी गाड़ी बनेगी उतने टायर चाहिएंगे। मतलब एक एक में अगर 4 लग रहे हैं तो अगर 8 गाड़ी बनेगी तो 8 × 4 टायर चाहिएंगे। लेकिन अगर हम उसका एग्जांपल लेंगे तो वो तो मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल हो गया। अब वो जो डायरेक्ट मटेरियल है, हम बात यहां पर किसकी कर रहे हैं? ओवरहेड्स की, तो वो तो यहां पर नहीं कंसीडर कर सकते हम लोग। तो फिर वेरिएबल ओवरहेड क्या है? देखो, इनडायरेक्ट मटेरियल होना, क्योंकि ओवरहेड में इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, वही सब तो आता है। तो इसमें क्या एग्जांपल हो सकता है? जैसे आप लोग देखो कि एक ग्रोसरी आइटम वाली कंपनीज की अगर हम बात करें, जो कोई ऑयल मैन्युफैक्चर करते हैं या टूथपेस्ट बनाते हैं, उन लोगों को अगर कोई ऑयल मैन्युफैक्चर कर रहा है तो उनका जो ऑयल वगैरह में इंग्रेडिएंट्स लग रहे हैं बनाने में, वो सब तो डायरेक्ट मटीरियल है। लेकिन उसके बाद वो उसकी पैकेजिंग करते हैं। एक तो बॉटल में उसको बंद करेंगे, उसके बाद एक और गत्ते का कवर या कैसे भी उसको पैकेजिंग करेंगे, प्राइमरी पैकेजिंग जो करेंगे, वो भी एक मटेरियल है। वो क्या हो गया? इनडायरेक्ट मटेरियल।
वो इनडायरेक्ट मटेरियल है ना। अब जितनी ज्यादा क्वांटिटी बनेगी वो उनके उतने ही ज्यादा लगेंगे। वो डब्बे जो उनके बन रहे हैं, अगर मैं आम भाषा में बोलूं तो वो जो डब्बे हैं उतने ही ज्यादा डब्बे चाहिए जितने ज्यादा आप तेल बेचोगे या टूथपेस्ट बेचोगे। तो वो ओवरहेड क्या कहलाएगा? वेरिएबल ओवरहेड। लेकिन फिक्स्ड ओवरहेड क्या हो सकता है? सबसे सिंपल एग्जांपल, रेंट। अब अगर हमने एक फैक्ट्री को किराए पर ले लिया तो उस फैक्ट्री में जितना भी रेंट जाएगा, हम जो भी हमारा लैंडलॉर्ड होगा उसको ये थोड़ी ना कहेंगे कि इस बार क्वांटिटी कम बनाई तो रेंट भी कम ले लो। हम जितना भी बनाए रेंट रिमेन्स सेम। तो फिक्स्ड ओवरहेड क्या हो गया? रेंट। देखो फिक्स्ड ओवरहेड में ये नहीं लिखा कि वो कभी चेंज ही नहीं होता। कई लोग ये समझ लेते हैं कि फिक्स्ड मतलब जो कभी चेंज ना हो। क्या रेंट बदल नहीं सकता? बिल्कुल बदल सकता है रेंट। रेंट हो सकता है एग्रीमेंट में ही ऐसा लिखा हो कि हर 11 महीने बाद रेंट 10% इंक्रीज होगा, तो आप कहोगे फिर ये फिक्स्ड कहाँ रहा? तो मैंने ये कहा भी नहीं कि फिक्स्ड मतलब है जो कभी चेंज ना ही, कभी चेंज ही ना हो। ये कहाँ लिखी है बात? फिक्स्ड ओवरहेड का मतलब क्या है? जो आउटपुट के साथ साथ वेरी ना करे। आउटपुट आप कितना भी बनाओ वो अमाउंट एक हद तक सेम रहेगा। अब अगर हमारे फैक्ट्री की, जहां पर हमने जगह स्पेस ले रखी है, उसकी क्षमता ही अगर 50,000 यूनिट की है, लेकिन हमें बनाने नहीं, हमें तो 55,000 बनाने हैं। तो अगर 55,000 बनाने तो फिर तो उस केस में हमें और जगह लेनी पड़ेगी, तो फिक्स्ड ओवरहेड हमारे बढ़ जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो मैं यहां पर आपको ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि आप ये मत समझना फिक्स्ड ओवरहेड कभी चेंज नहीं होते। फिक्स्ड ओवरहेड आउटपुट के साथ साथ वेरी नहीं करते और वेरिएबल ओवरहेड आउटपुट के साथ साथ वेरी करते हैं। समझ में आई ये बात आप लोगों को? इसमें नेक्स्ट चीज जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जैसे हमारा जो डायरेक्ट मटेरियल है, मतलब अगर हम बात करें ये पर्टिकुलर्स, बेसिस, पहले हम बात करें डायरेक्ट मटेरियल की, तो जो डायरेक्ट मटेरियल होना चाहिए वो किसके अकॉर्डिंगली वेरी करना चाहिए। मतलब डायरेक्ट मटेरियल जो लग रहा है वो, जैसे क्या होता है, क्वेश्चंस कैसे आएंगे, मैं ये क्वेश्चन के लिए कर रहा हूं, ये कोई कंसेप्ट डिस्कस नहीं कर रहा। क्या होगा, जैसे आपको क्वेश्चन कहेगा कि पहले हमने 500 यूनिट बनाए और उसमें डायरेक्ट मटेरियल ये लगा, उसके बाद आप कहते हैं नेक्स्ट ईयर में हम लोग इतने यूनिट्स बनाएंगे, लेकिन 500 यूनिट बनाने में कितना रॉ मटेरियल लगा वो क्वेश्चन में दे रखा होगा। अब कितना रॉ मटेरियल लगेगा वो हम लोग अपने आप निकाल लेंगे। तो अगर डायरेक्ट मटेरियल है तो वो किस बेसिस पर वेरी करेगा? क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल के अकॉर्डिंगली वेरी करेगा। अभी जब क्वेश्चन करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा, बस ये भी नोट करके रख लो। और अगर ये नहीं गिवन, इन केस ये गिवन नहीं है, तो फिर एक ही चीज बची, क्वांटिटी ऑफ फिनिश्ड गुड्स। अगर रॉ मटेरियल की क्वांटिटी दे नहीं रखी, मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे मैंने आपको कहा कि क्वेश्चन कह रहा है 500 यूनिट बनाए और उसमें एक एक यूनिट बनाने में 1-1 किलो का रॉ मटेरियल लगता है, या 2-2 ले लेते हैं, 2-2 किलो का रॉ मटेरियल लगता है। तो 500 यूनिट बनाने में कितना रॉ मटेरियल लगा? 1000 किलो। समझ में आया? अब वो कह रहा है कि हमें 500 की जगह 1000 यूनिट्स बनाने हैं, तो अगर उसे 1000 यूनिट बनानी है तो कितना रॉ मटेरियल लगेगा? 2000 किलो। बस वही लिखा है कि क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल के अकॉर्डिंगली उसको वेरी करना। लेकिन अगर क्वेश्चन में ये मिसिंग हो, क्वेश्चन सिर्फ ये कहे कि 500 यूनिट बनाने में रॉ मटेरियल इतने रुपए का लगा, अब आप 1000 यूनिट्स बनाकर दिखाओ, तो 1000 यूनिट्स में कितना लगेगा, उसके वो यूनिटरी मेथड से आप निकाल लो कि 500 यूनिट में इतना लगा तो 1000 में कितना लगेगा। अब आपने किसको बेस ले लिया? आउटपुट को ले लिया। बट पहले किसको ले रहे थे? रॉ मटेरियल को, क्योंकि भाई रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं तो रॉ मटेरियल का ही लेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है तो फिर हमें किसका लेना पड़ेगा? बेस फिनिश्ड गुड का। समझ में आया? आई होप क्लियर हुआ हो, नहीं भी हुआ हो तो कोई बात नहीं, क्वेश्चन में आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, डायरेक्ट लेबर। लेबर किस बेसिस पर डिफर करती है, वेरी करती है, मतलब आवर्स के बेसिस पर, कितने घंटे उन्होंने काम किया।
इतने घंटे हमारी लेबर ने काम किया, बट अगर ये क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो ये भी किसके अकॉर्डिंगली होगा, क्वांटिटी ऑफ फिनिश्ड गुड्स के अकॉर्डिंगली। समझ में आया। नेक्स्ट ओवरहेड्स की बात करें तो एक तो होते हैं फैक्ट्री और दूसरे उसके बाद आते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। ये जो दोनों ओवरहेड्स हैं ये किस पर होते हैं, क्वांटिटी ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड। जितने हमने प्रोड्यूस करे उसके अकॉर्डिंगली ये वेरी करेंगे। नेक्स्ट है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। ये किसके अकॉर्डिंगली वेरी करेंगे, क्वांटिटी ऑफ गुड्स सोल्ड। जितने गुड्स हमने बेचे। समझ में आ रहा है ना आपको। सेलिंग ओवरहेड लास्ट क्लास में बड़ा डिटेल में समझाया था आपको कि सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स जो लगते हैं वो किन यूनिट्स पर लगते हैं, उनका खर्चा किस पर डालना चाहिए। जो बिक रहे हैं उस पर तो डालो, क्योंकि जो बिके ही नहीं उस पर सेल्स डिपार्टमेंट का खर्चा क्यों डालें, जब बिकेंगे तब डाल देंगे उस पर खर्चा। समझ में आया। तो ये बेसिस होता है वेरिएशन का। तो आइए हम इसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर देखते हैं। देखिए, द पर्टिकुलर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ मेसर्स जीवन इंडस्ट्रीज फॉर द ईयर 2009 आर गिवन बिलो। ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल का है ₹1,40,000, ऊपर रुपीज में है ना, क्वांटिटी तो नहीं दे रखी फिलहाल, अभी तक तो नहीं दे रखी। फिनिश्ड गुड ब्रैकेट में लिखा है, फिनिश्ड गुड कितने 1000 यूनिट के, और कितने रुपए का है ये 20,000 रुपए का। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल और ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। समझ में आएगा। परचेजेस, तो परचेज किसका करा होगा, रॉ मटेरियल का ही करा होगा। भाई मैन्युफैक्चर वाले क्या करते हैं, रॉ मटेरियल खरीदते हैं, फिर थोड़ा काम करते हैं, वो WIP बनता है, और जब तैयार हो जाता है तो उसको फिनिश्ड गुड बोलने लग जाते हैं। तो क्या परचेज किया होगा, रॉ मटेरियल ऑब्वियसली। तो 2,10,000। फैक्ट्री वेजेस इन्होंने दिए 3,80,000 के। फैक्ट्री ओवरहेड्स 70,000 लगे इनके। ऑफिस ओवरहेड्स 40,000। सेलिंग ओवरहेड्स 9,600। सेल्स 3,200 यूनिट्स, इन्होंने सेल करी कितने की, 3,200 यूनिट्स की, और कितने में बिका, 9,28,000 रुपए में। ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक रॉ मटेरियल का बचा है ₹19,600 का। फिनिश्ड गुड का बचा है 1,64,080 रुपीज का, और क्वांटिटी कितनी बची है, 900 यूनिट्स। ठीक है। रॉ मटेरियल के जो ये है केजीज है, मतलब रॉ मटेरियल का यूनिट हमारे को मिसिंग है। फिनिश्ड गुड की क्वांटिटी दे रखी है, ठीक है, लेकिन रॉ मटेरियल की क्वांटिटी क्वेश्चन में दे नहीं रखी, तो उसको कंसीडर भी नहीं कर सकते। प्रिपेयर अ कॉस्ट शीट शोइंग प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, टोटल कॉस्ट एंड सेल्स पर यूनिट। उसके बाद आगे कहता है ड्यूरिंग 2010 नेक्स्ट ईयर में द इंडस्ट्री एक्सपेक्ट्स टू रिसीव एन ऑर्डर फॉर 5,000 यूनिट्स। इंडस्ट्री एक्सपेक्ट कर रही है कि उनको 5,000 यूनिट्स का ऑर्डर मिलने वाला है, तो उसके लिए कॉस्ट शीट बनानी है। इट इज एस्टिमेटेड दैट, लेकिन एक एस्टिमेट है अगले साल के लिए, क्या, द प्राइस ऑफ रॉ मटीरियल्स एंड फैक्ट्री वेजेस will rise by 15% and 10% respectively। बहुत ध्यान से समझना आप बात को। प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल कितना राइज करेगा, 15%। तो जब मैं 2010 की कॉस्ट शीट बनाऊंगा, क्या जो यहां पर रॉ मटेरियल का अमाउंट लिखा है 1,40,000 रुपए, इसको बस अगले साल 15% बढ़ा दूं तो काम चल जाएगा? क्या आपको यह लॉजिकल लगता है? यहां पर क्वांटिटी कुछ और बन रही है, ठीक है। यहां पर कितना बनकर आया, यहां पर कितने यूनिट्स बने, वैसे क्वेश्चन में दे नहीं रखा कितने बने, हमें निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, कितनी प्रोडक्शन हुई 2009 में, ये बता सकते हो आप? देखिए, सेल कितने करे इन्होंने, 3200 इन्होंने सेल करे। अभी भी साल के एंड में कितना स्टॉक बचा है, 900 यूनिट्स का।
3200 तो बेच दिए, 900 अभी भी पड़ा है, माइनस जो साल शुरू हुआ था तो 1000 यूनिट से शुरू हुआ था, 1000 पहले से थे। रिवर्स कैलकुलेशन कर रहे हैं, वरना आपको अगर ढंग से समझना है तो आप ऐसे देखो भाई, ये अगर हटा दूं मैं पहले, 3200 बेचे हैं, 900 अभी भी पड़े हैं, तो इससे क्या पता चल रहा है? इससे ये पता चल रहा है 4100 बने होंगे। बट वो कहता नहीं, 4100 इस साल नहीं बने, 1000 तो साल के शुरू में पहले से थे, तो 3100 बने इस साल। तो इस साल कितने यूनिट्स बने हैं 2009 में? 3100 यूनिट्स की प्रोडक्शन हुई है ना। तो हम बात कर रहे हैं, क्या जब अगले साल 5000 यूनिट बनेंगे तो रॉ मटेरियल की कॉस्ट उतनी ही लगेगी, बस प्लस कर दें 15%? वो 15% तो इन्फ्लेशन का रेट है, वो कह रहे हैं महंगाई हो गई इस वजह से रेट बढ़े, बट रॉ मटेरियल भी तो ज्यादा लगेगा। जैसे मैंने आपको गाड़ी का एग्जांपल दिया, एक बनेगी तो 4 टायर लगेंगे, अगर 2 बनेगी तो टायर 8 भी तो लगेंगे। टायर का दाम बढ़ गया वो एक अलग चीज है, वो तो कंसिडर करेंगे, लेकिन टायर खुद भी तो बढ़ेंगे, तो वो भी तो देखना है। लेकिन दिक्कत ये है कि रॉ मटेरियल कितनी क्वांटिटी लगेगी वो क्वेश्चन ने बताया ही नहीं। तो कोई बात नहीं, नहीं बताया तो हम किसको बेस बनाएंगे? अपने फिनिश्ड गुड को ही, कि 3100 यूनिट बनाने में अगर आपको इतना रॉ मटेरियल की कॉस्ट लगी तो 5000 में बनाने में कितनी लगेगी, वो हम यूनिटरी मेथड से निकाल लेंगे जब 2010 पे जाएंगे तब। अभी तो फिलहाल पहले 2009 का बनाएंगे, फिर 2010 का बनाने को कहेगा। ऐसे फैक्ट्री वेजेस, फैक्ट्री वेजेस के लिए इसने ये नहीं बताया कि कितने आवर्स लग रहे हैं, कितने घंटे लग रहे हैं लेबर को, वो बताता तो ठीक है, नहीं बताया तो कोई बात नहीं, और अच्छा है हमारे लिए, फिनिश्ड गुड को ही बेस बनाएंगे कि 3100 यूनिट बनाने में उनको इतने पैसे देने पड़े, तो 5000 में कितने देने पड़ेंगे, पहले तो वो निकल के आएगा, फिर उसमें इन्फ्लेशन ऐड करना। ये जो वेजेस के रेट बढ़े ना 10%, वो तो बाद में ऐड होंगे, पहले ये तो देख लो कि लेबर का खर्चा लगेगा कितने का। समझ में आया? तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर ये फिक्स नहीं हो सकती, ये तो आउटपुट के अकॉर्डिंगली वेरी करेगी ही करेगी, है ना। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, या आउटपुट के अकॉर्डिंग, मतलब ये तो चेंज होनी ही होनी है, या तो इसके अकॉर्डिंगली ऐसे चेंज होनी है, नहीं तो आउटपुट के अकॉर्डिंगली तो हम खुद चेंज कर ही देंगे। बट मटेरियल एंड लेबर कॉस्ट कैन नॉट रिमेन सेम, क्योंकि ये डायरेक्ट है, ये कोई सैलरी थोड़ी ना ऑफिस में बैठे हुए बंदे की कि जो मर्जी बने मुझे तो उतना ही मिलने, नहीं, ये तो फैक्ट्री में काम हो रहा है ना, ये वेरी करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, देयर विल बी नो चेंज इन टोटल फैक्ट्री ओवरहेड्स एंड ऑफिस ओवरहेड्स। हाँ, यहां बोला कि फैक्ट्री ओवरहेड्स और ऑफिस ओवरहेड्स दोनों बदलेंगे नहीं, तो इसमें वही सैलरी होगी, फैक्ट्री ओवरहेड में सुपरवाइजर का खर्चा होगा, जो सुपरवाइजर को वेजेस जा रहे, तो वो चेंज नहीं होंगे, तो वो ठीक है, कोई बात नहीं, क्योंकि उनको मतलब नहीं है 3100 बनाओ या 5000 बनाओ, उनका काम तो अपना है। सेलिंग ओवरहेड्स पर यूनिट विल रिमेन द सेम, पर यूनिट, सेलिंग ओवरहेड विल रिमेन सेम नहीं, पर यूनिट विल रिमेन द सेम, मतलब ये वेरिएबल है, एक एक यूनिट पर जितना सेलिंग ओवरहेड लग रहा है वो सेम रहेगा। तो यहां पर जो सेलिंग ओवरहेड लग रहा है, कितना लग रहा था 2009 में? 9600 रुपीज का। ये कितने यूनिट्स पर लग रहा था? सेलिंग ओवरहेड्स हम किससे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? क्वांटिटी ऑफ गुड्स सोल्ड। कितने बेचे? 3200। तो 3200 से डिवाइड करके देख लो, एक एक यूनिट का आ जाएगा। और अब कितने बेचोगे अगले साल? 5000, उसके अकॉर्डिंगली मल्टीप्लाई कर लेना। आया समझ में पक्का आप लोगों को? क्वेश्चन करना शुरू करें। 2009 की कॉस्ट शीट बनाते हैं पहले तो, फिलहाल उसमें तो कोई चेंज नहीं करना, तो 2010 के लिए बता रहा है वो चेंजेस जो हो रहे हैं। कॉस्ट शीट आपको याद होगा, माई लाइफ इज फास्ट एंड सिंपल। ये एक निमोनिक कोड बताए थे मैंने आपको कॉस्ट शीट को याद करने के लिए। तो कॉस्ट शीट 2009 की, पहले ये जल्दी जल्दी बना लेते हैं क्योंकि इसमें तो सब कुछ गिवन ही है क्वेश्चन में। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, कितना अमाउंट है डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट का? अच्छा देखिए, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट आपको थोड़ा निकालनी पड़ेगी, लास्ट क्लास में समझाई थी कैसे। ओपनिंग
प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो ओपनिंग कितना है 1,40,000 प्लस परचेजेस कितने की है, परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल 2,10,000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 19,600। ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट का अमाउंट आ रहा है 3,30,400 रुपीज का। डायरेक्ट मटेरियल हो गया। एम के बाद क्या आता है एल, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। कितनी लग रही है लेबर कॉस्ट 3,80,000। इसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस तो क्वेश्चन में दे नहीं रखे, यही दोनों मिलाकर क्या आ जाएगा प्राइम कॉस्ट। तो क्वेश्चन ने सबसे पहले तो यही मांगा था हमसे कि प्राइम कॉस्ट निकाल कर दिखाइए। 7,10,400 ये हमारी आ गई प्राइम कॉस्ट। ठीक है, इसके बाद क्या आता है फैक्ट्री ओवरहेड्स। कितने दे रखे हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स 70,000 के। फैक्ट्री ओवरहेड्स 70,000, ये आ गया 7,80,400 रुपए। ये क्या कहलाएगा फैक्ट्री कॉस्ट। ये भी निकल के आ गया। फिर क्या ऐड करते थे, एफ के बाद क्या आता था ए, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स कितने दे रखे हैं क्वेश्चन में, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव होता है मतलब सेम ही है वो बात, 40,000 रुपए के। ये ऐड कर दे तो क्या आ जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये आ गई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 8,20,400 रुपए की। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालनी है। ये तो जितने बनाए उनकी कॉस्ट है, लेकिन अब कितने बेचे उनकी निकालनी है। तो ओपनिंग स्टॉक ऐड करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर देंगे। तो ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। ओपनिंग स्टॉक कितने का है 20,000 रुपए का। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स कितने का दे रखा है 1,64,080 रुपीज का। बड़ा अजीब सा अमाउंट है, 1,64,080 रुपीज का दे रखा है क्लोजिंग स्टॉक। तो ये आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जितने गुड्स बेचे उनकी कॉस्ट आ जाएगी। कितनी आ रही है देख लेते हैं, 8,400 माइनस 6,76,320। ये आ गई हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, सेलिंग ओवरहेड ऐड कर दें, आपको दिखाई दे रहा है यहाँ स्क्रीन पे। तो सेलिंग ओवरहेड्स और ऐड कर देंगे। सेलिंग ओवरहेड से 9,600 के, ये आ जाएगा हमारा टोटल कॉस्ट बोल देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन ने यही वर्ड यूज करा है, वरना कॉस्ट ऑफ सेल्स भी कह सकते थे, बट क्वेश्चन ने जो वर्ड यूज करा है टोटल कॉस्ट। 6,85,920 ये हमारी टोटल कॉस्ट आ गई। और प्लस होगा इसमें प्रॉफिट। ठीक है, प्लस होगा प्रॉफिट, लेकिन प्रॉफिट की फिगर ना देकर क्वेश्चन ने सेल्स की दे रखी है। सेल्स की फिगर दे रखी है ना हमारे को, सेल्स कितना बता रखा है 9,28,000। अब भाई 9,28,000 में बेचा और कॉस्ट कितनी थी 6,85,920, माइनस कर लो। तो 9,28,000 रुपए माइनस करेंगे तो वैल्यू आ गई प्रॉफिट की 2,42,080 रुपीज, 242,080। ये तो हमने कॉस्ट शीट बना दी 2009 की। अब हमें बात करनी है किसकी 2010 की,
लेकिन क्वेश्चन ने बहुत सारी चीजें इसी से लेने को बोली है, इसी का यूज होगा ना, तो वो हम कर लेंगे। तो ये आप पहले नोट कर लेना अपनी कॉस्ट शीट। देखिए 2010 के लिए 2-3 पॉइंट्स क्वेश्चन ने बोल रखे हैं। क्या बोला है? पहला पॉइंट बोला रॉ मटेरियल और फैक्ट्री वेजेस के रेट बढ़ जाएंगे। तो पहले ये देखते हैं एक एक यूनिट का, तो इसमें आप वर्किंग नोट बना लो। अच्छा, वर्किंग नोट ना क्वेश्चन की या तो स्टार्टिंग में होनी चाहिए या एंड में, तो आप कॉस्ट शीट की जगह छोड़ देना, जो भी 2010 की कॉस्ट शीट बनाएंगे ना उसकी जगह छोड़कर फिर बनाना वर्किंग नोट। क्या वर्किंग नोट बनाएंगे हम? पहला, रॉ मटेरियल की कॉस्ट निकालो, रॉ मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट, एक एक यूनिट पे कितने का खर्चा लगेगा। हमारा रॉ मटेरियल का खर्चा लग कितना रहा है कॉस्ट शीट में से जरा चेक करना। 2009 की 3,30,400, 3,30,400 का खर्चा लग रहा है। कितने यूनिट्स बनाने पर लगा? 3100। मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि 3100 कैसे आ रहा है, रिवर्स कैलकुलेशन करके। तो डिवाइडेड बाय 3100, तो एक एक यूनिट का निकाल लो कितना आ रहा है। ये आ रहा है 106.58, 106.58। अब इसमें क्या होता है, रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ जाती है। कितने रुपए से बढ़ जाती है? राइज कर रही है 15% से, तो एट इंक्रीज ऑफ 15%। 106.58 का दो डेसिमल तक राउंड ऑफ किया करो बस, उसका 15% निकाल लो, कितना आ रहा है? ये आ रहा है 15.99। तो टोटल कॉस्ट हो गई हमारी, दोनों को ऐड कर दो, 122.57, 122.57 आ जाएगा रॉ मटेरियल के पर यूनिट की कॉस्ट। ठीक है ना, एक एक यूनिट में इतने रुपए का रॉ मटेरियल लगेगा। अब 5000 बनाने हैं तो 5000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट, वेजेस पर यूनिट। हम वेजेस की कितनी पेमेंट कर रहे हैं एक एक यूनिट की? टोटल वेजेस कितने हैं क्वेश्चन में? टोटल वेजेस हैं 3,80,000, 3,80,000 रुपए हमने उनको लेबर वेजेस दिए। कितने यूनिट बनाने के लिए? 3100 यूनिट उन्होंने बनाकर दिए हमें। मतलब एक एक यूनिट पर खर्चा कितना हुआ? एक एक यूनिट को बनाने का खर्चा हुआ 122.58 का। एक एक यूनिट को बनाने का खर्चा कितना हुआ? 122.58 का 2009 में। अब क्या बोला? 2010 में कहा कि ये भी इंक्रीज हो गया 10% से, तो ऐड कर दो इसको, इंक्रीज एट द रेट ऑफ 10%। 10% कितना हो गया? 12.26। तो ये अमाउंट आ जाएगा 134.84। ये लेबर का खर्चा लगेगा एक एक यूनिट का 2010 में। नेक्स्ट, सेलिंग ओवरहेड्स। सेलिंग ओवरहेड, सीधा सेलिंग पे क्यों आया मैं? अभी तो बीच में फैक्ट्री ओवरहेड्स और ऑफिस ओवरहेड्स भी थे, वो कह रहे हैं वो सेम रहेंगे, वो फिक्स्ड है। बट सेलिंग ओवरहेड पर यूनिट सेम रहेगा, एक यूनिट पर जितना लग रहा है, बट यूनिट तो बदल गए। अगले साल यूनिट तो 5000 होंगे। तो सेलिंग ओवरहेड्स कितना खर्चा लगा था हमारा? सेलिंग ओवरहेड्स पे हमारा खर्चा लगा था, सेलिंग ओवरहेड्स 9600 के, 9600 जो खर्चा लगा, कितने यूनिट्स पर लगा? अब यहां पर यूनिट्स कौन से बोलोगे? जो यूनिट्स बेचे, क्वांटिटी सोल्ड, वो कितनी है? 3200 है ना। तो 3200 डिवाइड कर लो, ये कितना आ गया? ₹3 पर यूनिट। आया समझ में? सेलिंग ओवरहेड्स हो गया। एक चीज और बोली, क्वेश्चन के लास्ट में बोली है, बिल्कुल आखिरी में, द फैक्ट्री इंटेंड्स टू अर्न सेम रेट ऑफ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। जो प्रॉफिट का रेट पहले था कॉस्ट पर, सेल्स पर नहीं कॉस्ट पर, वो कह रहे हैं अब भी हमें वो ही अर्न करना है।
जो 2009 में प्रॉफिट का रेट था कॉस्ट पर, अब भी हमें वही अर्न करना है। तो ठीक है, ये दिखेगा आपको, यहां लिखूं तो रेट ऑफ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट इन 2009। कैसे निकालेंगे? प्रॉफिट कितना था? 242080 डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट कितनी थी? 685920 इंटू 100। ये प्रॉफिट का रेट निकल कर आ जाएगा, कैलकुलेट करके देख लो। ये आ रहा है 35.29%। तो 35.29% यही रेट हमें 2010 में भी रखना है। अब आपको सारे बेस मिल गया किस तरीके से कॉस्ट शीट बनानी है। तो अब कॉस्ट शीट बनाने में तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, जल्दी जल्दी कॉस्ट शीट बना लेते हैं। देखिए सबसे पहले क्या आएगा? डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। तो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट यूनिट्स कितने हैं? 5000। 5000 मल्टीप्लाई बाय एक एक का रेट कितना हो गया? 122.57। अब 122.57 का रेट है, 122.57 इंटू 5000, ये निकाल लो। ये अमाउंट आ रहा है, ये रुपीज में लिख देते हैं, यहाँ रुपीज है 612850 प्लस लेबर कॉस्ट। एक एक यूनिट पर लेबर का खर्चा कितना है? 134, 5000 यूनिट है इंटू 134.84, 134.84 इंटू 5000, ये अमाउंट आ गया 6,74,200। दोनों को ऐड कर दो, प्राइम कॉस्ट निकल कर आ जाएगी 612850। प्राइम कॉस्ट आ गई हमारी 1287050। इसमें क्या ऐड होता था? फैक्ट्री ओवरहेड्स। क्वेश्चन ने एक बात बोली, फैक्ट्री ओवरहेड्स विल रिमेन द सेम। जो कितने थे पहले? 70,000। तो इससे क्या आ जाएगा? फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगी हमारी। इसमें 70,000 ऐड कर देंगे, ये आ गया 1357050। फिर नेक्स्ट क्या आएगा? ऑफिस ओवरहेड्स। ऑफिस कह लो या एडमिनिस्ट्रेशन कह लो, ऑफिस ओवरहेड्स। ऑफिस ओवरहेड्स भी क्वेश्चन ने कहा है सेम रहेंगे। वो कितने के? 40,000 के। वो ऐड कर दो 40,000 का, तो ये हो गया 1397050। इसको बोलेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक कुछ दे नहीं रखा। वैसे अगर हम अपना ज़्यादा माइंड अप्लाई करें तो 2009 में कुछ क्लोजिंग स्टॉक बचा था ना, तो वो इस साल का क्या बनना चाहिए था? ओपनिंग स्टॉक। बट अब ये लोग इसको कंसिडर ही नहीं करते, मे बी क्योंकि ये कह रहे हैं कि एक अलग सा हमारे को प्रोजेक्ट मिला है, ये 5000 यूनिट का एक ऑर्डर मिला है, उसकी कॉस्ट निकालनी है। तो एक फ्रेश ऑर्डर है, तो मे बी वो अपने पुराने यूनिट्स को यूज ना करना चाह रहे हो, और मे बी इसका डिजाइन अलग हो जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, उस वजह से। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ये आ गई। अब यही क्या हो गई? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो गई, क्योंकि हमारे को यहाँ पर ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक की बात नहीं करता। तो सीधा हम बात ऐड करेंगे क्या? सेलिंग ओवरहेड्स। सेलिंग ओवरहेड्स कितने होंगे? एक एक यूनिट पर कितने थे? 3 रुपए आए थे इंटू 5000, तो ये हो गए 15,000 रुपए। ये आ गई हमारी टोटल कॉस्ट 1412050। अब इसमें ऐड करेंगे प्रॉफिट। प्रॉफिट का मार्जिन कितना रखना है? क्वेश्चन लिखा था जितना पहले है 35.29%। तो सेल की फिगर आ जाएगी 35.29%। निकाल लो कितना आ रहा है? 498312। 498312। वैसे तो 0.445 है, बट ठीक है, राउंड ऑफ कर सकते हैं। प्लस कर दो इसमें
1412050, तो ये अमाउंट आ जाएगा 1910362। ये सेल की फिगर आ गई 2010 की। समझ में आया आप लोगों को? प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। बाकी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं। थैंक यू सो मच।